हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, बिहार का आज क्या दुर्दशा है आप सभी लोग देख रहे होंगे। बिहार न तो शिक्षा में आगे है, न उद्योग में आगे है, और न यहाँ कोई बड़े व्यापारी हैं, और न यहाँ के किसान अमीर हैं। साक्षरता में सबसे पीछे, बेरोजगारी में सबसे आगे। तो बिहार का जो आज दुर्दशा है, यहाँ के रहने वालों का जो दुर्दशा है, अगर कोई बिहारी कहीं भारत के दूसरे जगह पे जाता है तो उसे एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है जैसे यह दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह किया हो बिहारी होकर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगा कि एक समय ऐसा भी था जब बिहार पूरे भारत के अलावा, भारत पर तो कंट्रोल करता ही था, लेकिन पूरे भारत के अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता था, उन सभी का नियंत्रण जो है यहाँ बिहार से होता था। लेकिन वर्तमान समय में लालच, भोग विलासिता, अय्यासी, ये सभी के कारण, राजनीति, ये सभी के कारण बिहार का दुर्दशा होते जा रहा है। तो हम लोग आज वाला बिहार को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार के विषय में कि जब बिहार अपने चरम उत्कर्ष पर था, बिहार सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए था, तब बिहार कैसा था। उस समय बिहार में कौन कौन लोग थे जो बिहार को ऐसा सक्षम राज्य बनाए, ऐसा सक्षम क्षेत्र बनाए जो सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाया था। तो उन्हीं लोगों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज लोकतंत्र होते हुए भी बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था नहीं हो पाया है, लेकिन उस समय राजतंत्र होते हुए भी बिहार में इतना अच्छा व्यवस्था था कि लोग खुशहाल जीवन जीते थे। लोग अपना गर्व से कहते थे कि हम बिहारी हैं तो हम मागधी हैं। तो उसी समय के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि हम आज मगध साम्राज्य के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग महाजनपद के विषय में पढ़े थे और महाजनपद की संख्या 16 थी, और 16 महाजनपद के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें बिहार में 3 महाजनपद थे, और 3 महाजनपद में एक मगध भी था, एक अंग था और एक वज्जी संघ था। इन तीनों महाजनपद में जो मगध महाजनपद है, जो आज का पटना और गया का जो क्षेत्र है, इसी को मगध कहा जाता था। तो ये जो मगध महाजनपद है, यह अन्य सभी 15 महाजनपदों पर भारी पड़ता है और सभी पर कब्जा कर लेता है। तो क्यों कर पाता है? तो यहाँ के शासक के वजह से, यहाँ के लोगों के वजह से। तो कौन कौन से शासक हुए और वे किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, और ऐसा कौन सा काम किए कि मगध इतना शक्तिशाली बन पाया। तो इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे जो पहला वंश है मगध में, टोटल मगध में ऐसे 7 राजवंश पढ़ना है आपको। सबसे पढ़ना है पहले हर्यक वंश। आपको पिछले वीडियो से ही, कई वीडियो से आपको बताते चल रहे हैं कि मगध साम्राज्य बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस या फिर कोई भी, देखिए भारत में जितना भी एग्ज़ाम है उसमें अगर प्राचीन इतिहास पूछा जाता है तो मगध आपको एक इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसलिए मगध साम्राज्य के जितने भी राजवंश हैं, ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मगध साम्राज्य में टोटल 7 राजवंश हैं, और 7 राजवंश में जो सबसे पहला राजवंश है उसका नाम है हर्यक। दूसरा है शिशुनाग। दूसरा कौन सा वंश है? शिशुनाग। तीसरा देखिएगा तो तीसरा है नंद, तीसरा नंद वंश है। और चौथा देखिएगा तो मौर्य वंश है। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। मौर्य वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी शासक हुए जो भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो बांग्लादेश, इन सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए, जिनके नाम सुनते ही विदेशी आक्रमणकारियों की तुति बोल जाती थी। ऐसे ऐसे शासक हुए मौर्य वंश में। आप लोग सुने भी होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, अशोक के विषय में। अशोक जैसे महान महान व्यक्तित्व तो बिहार से पैदा हुए। तो इन सभी क्षेत्रों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इन सभी राजवंशों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है हर्यक, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नंद, चौथा है मौर्य। पांचवा देखिएगा तो पांचवा है शुंग वंश, ब्राह्मण वंश, शुंग वंश। फिर देखिएगा तो कण्व वंश। कौन सा वंश? कण्व।
और 7वां है आपको सातवाहन वंश। तो यह टोटल 7 ही पढ़ना है आपको, 7 राजवंश। लेकिन जब ये सातों राजवंश के शासक बिहार में या मगध में कह दीजिए जब शासन कर रहे थे, तो कई विदेशी लोग जैसे ईरान के लोग, यूनान के लोग, हिंद यवन क्षेत्र के लोग, कुषाण लोग, ये सभी शक लोग, पहलव लोग, ये सभी लोग मगध में आक्रमण करते थे। उन सभी के आक्रमण के विषय में भी मगध साम्राज्य में ही पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश को हम लोग ख़त्म कर लें, और अगले वीडियो में शिशुनाग वंश और नंद वंश को ख़त्म कर लेंगे। और मौर्य वंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग 2-3 वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे, क्योंकि मौर्य वंश में मेन राजा के विषय में पढ़ना है। तो आज हर्यक वंश पढ़ना है। हर्यक वंश देखिएगा, तो हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश मगध साम्राज्य में 544 या कहीं कि 545 रहता है, दोनों लिख देते हैं। 544, 545, ज़्यादातर किताब में 545 ही मिलता है। 545 BC से आपको चालू होता है हर्यक वंश, और 545 से आपको 412 BC तक चलता है। कौन सा वंश? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश स्थापित करने वाला कोई ना कोई तो राजा जरूर होगा, तो उस राजा का नाम है बिंबिसार। उस राजा का नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार। देखिए, ये जो आपको हम हर्यक वंश पढ़ा रहे हैं, हर्यक वंश हम लोग सब बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आप महाभारत देखिएगा और पुराण देखिएगा, तो महाभारत और पुराण के अनुसार अगर मगध में कोई सबसे पहला राजवंश आया तो वह आपको है बृहद्रथ राजवंश। और बृहद्रथ राजवंश जो है उसके संस्थापक बृहद्रथ थे, फिर उनके पुत्र रिपुंजय, फिर उनके बाद जरासंध, ऐसे करते करते शासक हुए। तो रिपुंजय, जरासंध, ऐसे करते, आप जरासंध के नाम सुने भी होंगे, कृष्ण, जरासंध, ये सभी का विषय आप लोग पढ़े होंगे। तो वो सब धार्मिक विषय हो जाता है। और धार्मिक जो है महाभारत, पुराण, ये सभी को ऐतिहासिकता प्राप्त नहीं है। मतलब उन सब में जो लिखा हुआ बात है, इतिहासकार उसे सत्य नहीं मानते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन अब साक्ष्य मिलने लगा है, जिसके वजह से वो सभी बात को भी सच मानना पड़ेगा। तो जब मान लिया जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार पढ़ रहे हैं। और बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार जो सबसे पहला राजवंश आया है मगध में, वह है हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को। बिंबिसार मात्र 15 वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठ गया था। जब यह 15 वर्ष का था तो 15 वर्ष की आयु में ही गद्दी पर बैठ गया था। और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। कैसा शासक था? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? इसका नेचर था साम्राज्यवादी, मतलब ये क्षेत्र भी मेरा हो जाए, ये वाला भी मेरा हो जाए, ये वाला भी मेरा हो जाए, किसका हड़प ले, ऐसा मतलब ये बच्चा था। 15 साल का तो बच्चा ही कहेंगे। तो साम्राज्यवादी जो है, यह प्रवृत्ति किसका था? बिंबिसार का, कि हम ये भी महाजनपद को हड़प ले, ये भी हड़प ले, ये भी हड़प ले, सबको अपने में मिला लें। और जो राजा पहले ऐसे करता था वही राजा महान भी होता था। जो जितना युद्ध लड़ा, जो जितना क्षेत्र कब्जे आया, उसी को महान राजा भी बोला जाता था पहले। तो कह सकते हैं कि यह हर्यक वंश का पहला महान शासक भी है और संस्थापक भी है। तो बिंबिसार साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। कैसे? किसी क्षेत्र पर कब्जा किया तो किया। सबसे पहले इसने, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे कि एक महाजनपद था जो बिहार में ही था, जिसका नाम था अंग। क्या नाम था? अंग। अंग पर इसने कब्जा कर लिया। अंग पर आक्रमण करके इसे किस में मिला लिया? तो मगध में। अब देखिए, हर्यक वंश अपना बिंबिसार स्थापित कर लिया, तो बिंबिसार इस वंश को स्थापित करने के बाद किसी क्षेत्र को राजधानी बनाकर तो शासन कर रहा होगा। तो इसका राजधानी कहाँ था, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश में पहला राजा बिंबिसार, इसने अपना राजधानी, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते चलना है आपको भी, और वैसे ही लिखते चलिएगा तो आपको नोट्स भी बन जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इसकी राजधानी गृहब्रज, या गृहब्रज नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा राजगृह। इसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह। तो गृहब्रज या राजगृह किसकी राजधानी थी? तो बिंबिसार की राजधानी थी। गृहब्रज या राजगृह, यहीं से शासन करता था आपको बिंबिसार। और यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था।
और इसने अंग पर आक्रमण किया और अंग को कहाँ मिला लिया? मगध में। और ये जो अंग है, अंग का अपना इसका एक बेटा था, यह 3 विवाह किया था और 3 पत्नी में से एक जो बेटा पैदा हुआ, 3 पत्नी में से एक थी चेलना। चेलना से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु इसका जो बेटा था बहुत योग्य था, तो यहाँ का उप राजा बनाया था उसे। तो जो अंग है, अंग का उप राजा किसे बनाया? तो अजातशत्रु को। अजातशत्रु, ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। एक चीज़ और छूट रहा है, जो बिंबिसार राजा बनेगा 545 में, यह कब तक रहेगा? तो 15 वर्ष की आयु में ही बनता है और 545 बीसी से लेकर 492 बीसी तक रहेगा। तो ये सभी आपको नोट करते चलना है। और यह अंग को मिलाकर मगध में यहाँ का उप राजा या राज्यपाल कह सकते हैं, किसे बनाया? अजातशत्रु को बनाया। और अभी बताए कि इसकी 3 पत्नी थी। 3 पत्नी में कौन कौन सी पत्नी थी? तो इसकी देखिए, 3 पत्नी में जो सबसे पहली पत्नी थी उसका नाम था महाकोसला। क्या नाम था? महाकोसला। अभी जो महाकोसला थी, यह कोसल महाजनपद, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, कोसल महाजनपद की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? कोसल महाजनपद। और ये जो कोसल महाजनपद है, कोसल महाजनपद का कब्जा काशी पर भी था। और काशी में, काशी के एक राजा थे जिनका नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? काशी के। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा। काशी के राजा थे। अब ये जो काशी के राजा हैं प्रसेनजीत, काशी के राजा प्रसेनजीत, इन्हीं की बहन थी। इन्हीं की बहन कौन थी? महाकोसला। इनसे विवाह कौन करता है? महाकोसला से कौन विवाह करता है? तो महाकोसला से विवाह करता है बिंबिसार। कौन करता है? बिंबिसार। तो बिंबिसार की पहली पत्नी कौन सी है? तो महाकोसला। तो ये जो महाकोसला है, इन्हीं को कौशल देवी भी कहा जाता है। तो महाकोसला किसकी बहन थी? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ का राजा? तो काशी के राजा। प्रसेनजीत की बहन का नाम क्या था? महाकोसला। महाकोसला से किसने विवाह किया? बिंबिसार ने विवाह किया। और जब बिंबिसार ने विवाह किया तो ये जो प्रसेनजीत काशी के राजा थे, यह काशी बिंबिसार को दान में मिल गया। तो बिंबिसार को दहेज में क्या मिला? बिंबिसार को दहेज में क्या मिला? तो काशी मिला। बिंबिसार को दहेज में क्या मिला? काशी मिला। तो आपको पहला समझ में आ गया होगा कि बिंबिसार ने पहला विवाह किससे किया? महाकोसला से। और वो भी किया तो क्षेत्र के लालच में कि काशी मिलेगा, हमको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। और ये चाहता ही एक था कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। साम्राज्यवादी था। तो इसने पहला विवाह किया महाकोसला से, जो प्रसेनजीत की बहन थी, काशी के राजा के बहन थी। और बिंबिसार जब विवाह किया तो काशी इसको क्या मिल गया? दहेज में। अब दूसरी पत्नी कौन है? तो इसकी दूसरी पत्नी थी लिच्छवी की राजकुमारी। लिच्छवी, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लिच्छवी था क्या। आपको कमेंट करना है कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य, दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र का उत्पत्ति किस जगह पे हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है। जो लिच्छवी है, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी, इसका नाम था चेलना। क्या नाम था? चेलना। ये जो चेलना है, इसी चेलना से विवाह करता है बिंबिसार। कौन करता है? बिंबिसार। अब चेलना से विवाह किया तो ये जो लिच्छवी है, लिच्छवी इसका मित्र बन गया। अब लिच्छवी मित्र बन गया तो कहीं भी जब आक्रमण करने जाए तो हेल्प करे ये सब। ये कोई दहेज में क्षेत्र नहीं दिया था, लेकिन लिच्छवी तक तो समझिए कि इसका मित्र बन गया कि नहीं बन गया, तो एकदम बन गया। अब ये सब तीसरा विवाह कहाँ किया? बिंबिसार तीसरा विवाह कहाँ किया? तो पंजाब में किया। कहाँ किया? पंजाब। पंजाब में एक कुल चलता था, मद्र कुल। कौन सा कुल? मद्र कुल कह दीजिए या मद्र कबीला कह दीजिए। तो मद्र कुल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। तो क्षेमा से विवाह किया बिंबिसार। तो इसकी तीन पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम महाकोसला, दूसरी पत्नी का नाम चेलना और तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा। महाकोसला कहाँ की थी? तो कोसल महाजनपद की थी, कोसल के राजकुमारी थी और प्रसेनजीत की बहन थी। दहेज में क्या दी? तो दहेज में काशी मिल गया बिंबिसार को।
और लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? चेलना थी। और इसी चेलना से पैदा होता है अजातशत्रु। कौन पैदा होता है? अजातशत्रु। तो चेलना का ही पुत्र था, चेलना और बिंबिसार का ही पुत्र था आपको अजातशत्रु। तो यह 3 विवाह किया है। और इसका एक मित्र था, आपको याद रखना है। तो देखिए, अभी तक जब मगध में है तो मगध में बिंबिसार है तो पहले अंग को मिला लिया और दूसरा इसको काशी मिल गया। पंजाब को अपना मित्र बना लिया, लिच्छवी को भी अपना मित्र बना लिया। अगला जो पॉइंट है आपको ये समझना है कि इसका एक मित्र था, इसका एक मित्र था और उस मित्र का नाम था चंडप्रद्योत। क्या नाम था? चंडप्रद्योत। अब हम क्यों बता रहे हैं इसके मित्र के विषय में? क्योंकि ये जो चंडप्रद्योत है, चंडप्रद्योत कोई आम आदमी नहीं था, अवंती का राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती का शासक था। अवंती का क्या था? तो शासक। अब अवंती क्या था जी? तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अवंती एक महाजनपद था। अवंती जहाँ पे अभी मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र को कहा जाता था पहले अवंती। और अवंती का ही राजा कौन था? चंडप्रद्योत। एक बार ऐसा होता है कि चंडप्रद्योत को जॉन्डिस या पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? जॉन्डिस या पीलिया। तो जॉन्डिस या पीलिया रोग जब उसको हो जाता है, देखिए चंडप्रद्योत को कौन सा रोग हो जाता है? इसको कौन सा रोग होता है? जॉन्डिस रोग। जॉन्डिस या इसी को क्या कहा जाता है? पीलिया। पीलिया रोग। इसमें पूरा शरीर, आँख पीला हो जाता है, तो पीलिया रोग। आप कमेंट करके बताइए कि पीलिया रोग वायरस से होता है कि जीवाणु से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है कि कवक से होता है? आपको 4 ऑप्शन भी दे दिए, आपको कमेंट करके बताना है, गूगल पे सर्च करके नहीं, ऐसे ही बताना है। तो देखिए, जो चंडप्रद्योत को जब रोग होता है जॉन्डिस रोग, तो ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार का राजवैद्य था। ये जो बिंबिसार है, थोड़ा छोटा करते हैं, ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार के राजवैद्य जो था, बिंबिसार के राजवैद्य, इसका नाम था जीवक। क्या नाम था इसके राजवैद्य का? जीवक। इस जीवक को बिंबिसार ने पीलिया रोग के इलाज के लिए, मित्र के इलाज के लिए, मित्र का नाम क्या था? चंडप्रद्योत। कहाँ भेजा? तो अवंती भेजा। कई बार सवाल पूछा गया है कि बताइए बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? तो जीवक था। इस जीवक को इलाज के लिए कहाँ भेजा था? तो अवंती भेजा था। अवंती किसके इलाज करने के लिए गया था? तो चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत को बिंबिसार ने इलाज करने के लिए क्यों भेज दिया इसको, जीवक को, कि जाओ चंडप्रद्योत का इलाज करो? क्योंकि बिंबिसार का मित्र था कौन? तो चंडप्रद्योत। तो आपको बिंबिसार के विषय में समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणिक। जैन ग्रंथ पढ़िएगा तो आपको बिंबिसार का एक उपनाम मिलेगा, श्रेणिक। और अगर आपको लगता है कि एक जगह पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाता तो अच्छा होता, तो आपको समझा दिए। और अगर आप चाहते हैं कि बिंबिसार के विषय में एक जगह पे लिखा हुआ मिल जाए तो आपको लिख भी दिए हैं। देखिए आपको अभी बताए कि जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया? श्रेणिक। साम्राज्यवादी था, 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, वैवाहिक संबंध 3 स्थापित किया। महाकोसला जो कहाँ की थी? कोसल राजकुमारी थी, काशी के प्रसेनजीत की बहन थी। और दहेज में क्या मिला? तो काशी मिला। दहेज में क्या मिला? तो काशी। काशी दहेज में मिला, यह भी बता दिए। और लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी। इसी से लिच्छवी की राजकुमारी से कौन पैदा हुआ? तो अजातशत्रु पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अजातशत्रु। और मद्र कुल की राजकुमारी कौन थी? क्षेमा थी। तो 3 विवाह किया। तो यह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। और यह जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को? जैन धर्म को। और इसके बाद इसका नोट कीजिएगा बिंबिसार के विषय में, इसका राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। और इसे अवंती के शासक चंडप्रद्योत को जॉन्डिस जब हुआ तो उसे इलाज के लिए भेजा। अंग को जीत कर किस में मिलाया? मगध में मिलाया। और 492 बीसी में जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, इसी ने इसकी हत्या कर दी। देखिए, इसका जो पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का अपने पिता से नहीं बनता था। और कई लोगों ने इसे अपने पिता के खिलाफ भड़का दिया कि तुम्हें अपना राजा नहीं घोषित करेगा। तो भड़काने के कारण अपने पिता का ही जेल में डालकर उसका हत्या कर देता है। तो अजातशत्रु ने ही 492 ईसा पूर्व में किसे हत्या करवा दिया? तो अपने पिता बिंबिसार का। और फिर उसके बाद अजातशत्रु शासक बन जाता है मगध साम्राज्य का। तो ये जो अजातशत्रु है कब बनेगा शासक?
492 BC में बनेगा। और कब तक रहेगा? 460 BC। तो 460 BC तक यह रहेगा। इसे उपनाम कुनिक दिया गया है। इसे उपनाम क्या दिया गया है? कुनिक। और यह भी जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था। और देखिए अभी आपको बताया कि कौशल के राजकुमारी से भी बिंबिसार का ब्याह हुआ था और लिच्छवी से भी विवाह हुआ था बिंबिसार का। तो ये दोनों बताइए, कौशल महाजनपद और लिच्छवी जो नगर है, ये दोनों का दामाद मारा गया। तो दोनों विद्रोह करेंगे कि नहीं? दोनों अजातशत्रु के खिलाफ युद्ध करेंगे कि नहीं? तो एकदम करेंगे। तो प्रसेनजीत जो था उसकी मतलब उसके जीजा को मार दिया गया। तो अपने जीजा का बदला लेने के लिए अजातशत्रु की ओर अपना सेना लेकर आता है, लड़ाई होता है, लेकिन दोनों में अंत में समझौता हो जाता है। और जो बिंबिसार है मतलब अजातशत्रु है, अजातशत्रु जीत जाता है, समझौता हो जाता है। ऐसे जीत हार का कहीं डिसाइड तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन समझौता होता है दोनों में। और प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच जो समझौता होता है उसमें वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है। और जो अजातशत्रु है, प्रसेनजीत की पुत्री एक थी जिसका नाम था वजीरा। प्रसेनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? वजीरा। उससे विवाह करता है। तो ये जो वजीरा है किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत। और पत्नी बन गई किसकी? तो अजातशत्रु। तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध हुआ, लेकिन समझौता हो गया। और उस समझौता में बेचारी बलि चढ़ गई वजीरा। तो वजीरा किसकी पत्नी बन गई? अजातशत्रु की। ऐसे भी महिलाओं को पहले दबा कर रखा जाता था। अगला देखिए, अजातशत्रु लिच्छवियों से भी युद्ध किया। और लिच्छवी जो है, इनको हराने के लिए षड्यंत्र रचा। इसका एक मंत्री था, अजातशत्रु का एक मंत्री था वर्षकार। क्या नाम था? वर्षकार। वर्षकार को अपना दूत बनाकर भेज दिया, मतलब अपना एक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला भेज दिया और जाकर लिच्छवियों के सब खुफिया जानकारी बता दिया आपको। वर्षकार जाकर किसको? अजातशत्रु को। और अजातशत्रु 2 हथियार बनवाया नया। एक हथियार का नाम है रथमुसल और एक हथियार का नाम है महाशिला कंटक। आप लोग देखे होंगे भलाल देव, बाहुबली के फिल्म देखे होंगे, तो भलाल देव एक था, अपना रथ के आगे बड़ा एकदम चक्र लगाया हुआ रहता था। कोई भी उसके सामने आता था उसको सर धड़ से अलग हो जाता था, पूरा कट के एकदम खत्म हो जाता था। उस हथियार को रथमुसल कहा जाता है। और आप देखे होंगे बाहुबली को युद्ध करते समय एक हथियार दिया गया था जिसमें पत्थर रखकर ऐसे फेंका जाता था। और वह हथियार पहले किला को तोड़ने के लिए यूज किया जाता था, इसलिए उसे महाशिला कंटक कहा जाता है। और रथ पे चलाने वाला हथियार रथमुसल। तो ये 2 हथियार नया 2 हथियार कौन बनाता है? तो अजातशत्रु बनवाता है। कहाँ आक्रमण करने के लिए? तो लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए, वैशाली आक्रमण करने के लिए। और वैशाली पर अजातशत्रु आक्रमण कर भी देता है और अजातशत्रु जो है आक्रमण करके जीत भी जाता है। तो वैशाली पर भी किसने आक्रमण करके जीत लिया? तो अजातशत्रु ने। प्रसेनजीत से समझौता करके वजीरा से विवाह किसने किया? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु बताइए किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु किसकी हत्या कर दिया? तो अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया। अजातशत्रु से जो इसकी पत्नी है वजीरा, इससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है उदायन। तो अब थोड़ा सा आपको उदायन के विषय में पढ़ना होगा। तो देखिए, हम लोग बिंबिसार के विषय में पढ़ लिए, अजातशत्रु के विषय में पढ़ लिए, और अब इसके बाद आपको पढ़ना है थोड़ा सा अजातशत्रु के विषय में। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अजातशत्रु जो है जैन धर्म का भले ही मतानुयायी था, लेकिन बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता था। और आप देखिएगा तो अजातशत्रु के टाइम पे ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है 483 BC में। और 483 BC में अजातशत्रु ने राजगृह में, कहाँ? राजगृह में एक गुफा है सप्तपर्णी गुफा। कौन सा गुफा? सप्तपर्णी गुफा। तो सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में राजगृह में अजातशत्रु ने पहला बौद्ध महासंगीति आयोजन करवाया था। कौन सा? पहला बौद्ध महासंगीति। अब बौद्ध महासंगीति क्या होता है? महासंगीति यह आपको हम जब बौद्ध महासंगीति आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बस याद रखना है कि 483 BC में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु ने कौन सा महासंगीति आयोजन करवाया? तो पहला बौद्ध महासंगीति। तो इतना याद रखना है। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसका एक पुत्र था जिसका नाम था उदायन। इसका पुत्र का नाम क्या था?
उदाईन, जैसी करनी वैसी भरनी, सुने होंगे आप। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया, तो ये जो उदाईन है यह भी बदला ले लेता है, यह भी अपने बाप को मार देता है। अजातशत्रु जब अपने पिता का मारा तो इसका बेटा भी इसको मारेगा कि नहीं मारेगा? तो एकदम मारेगा। कर्म लौट कर आता है, तो कर्म लौट कर आया और ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु अपने बेटा के द्वारा ही मारा गया, और इसके बेटा का नाम क्या था? उदाईन। और उदाईन जो है, उदाईन अपने बाप को मारकर, माने अजातशत्रु को मारकर 460 बीसी में राजा बनता है, और 460 बीसी से 444 बीसी तक मगध का शासक रहता है। और यह बहुत शांति प्रिय शासक था। भले अपने पिताजी को मार दिया, लेकिन कैसा शासक था? शांति प्रिय। इसलिए यह लड़ाई झगड़ा से दूर अपना गंगा और सोन के संगम पर, कौन कौन नदी? गंगा व सोन नदी के संगम पर, दो नदी जहाँ तीन नदी मिलती है, दो नदी उसको संगम कहते हैं। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बसाया जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र। क्या नाम रखा? पाटलिपुत्र। और आपको बताए थे अजातशत्रु और बिंबिसार के टाइम पे राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। लेकिन ये जो सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया, यानी आज का पटना, उसे ही उदाईन ने अपना राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? राजधानी। तो मगध साम्राज्य में जब हर्यक वंशी हैं, तो बताइए दो राजधानी बदल गया, एक गिरिब्रज या राजगृह, और दूसरा तो राजधानी बदल गया आपको पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किया? उदाईन। और फिर उदाईन का उत्तराधिकारी, देखिए हर्यक वंश में तीन राजा महत्वपूर्ण, एक बिंबिसार, अजातशत्रु और तीसरा उदाईन। उदाईन के विषय में इतना ही याद रखना है। उदाईन भी जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को? जैन धर्म को मानता था। लेकिन इस वंश का, हर्यक वंश का, ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का अगला पेज में आपको बताते हैं। ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है, कौन? अंतिम शासक। अंतिम शासक का नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। यह जो नागदशक है, इसका एक व्यक्ति हत्या कर देता है। उस व्यक्ति का नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। यह शिशुनाग नागदशक का हत्या कर देता है, और हर्यक वंश का यहीं पे खात्मा हो जाता है, क्योंकि नागदशक ही हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और हर्यक वंश का जब अंतिम शासक मारा जाता है, तब जाकर शिशुनाग अपना एक नया वंश स्थापित करता है, और इस वंश का नाम रखता है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। और 412 ईसा पूर्व से, यानी 412 बीसी से कौन सा वंश चलेगा? तो शिशुनाग वंश चलेगा। तो आपको अगला वीडियो में हम बताएंगे कि शिशुनाग वंश कब से कब तक चला, उसमें कौन कौन राजा हुए। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, देखिए बिंबिसार का हत्या किसने किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु का हत्या किसने किया? उदाईन। और एक दूसरे का सब बेटा है कि नहीं है? बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, उसको मारा। अजातशत्रु अपने पिता का हत्या कर दिया, उदाईन ने अपने पिता का हत्या कर दिया। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। तो पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो वह हो जाएगा हर्यक वंश। तो आपको उम्मीद है हमको कि आपको हर्यक वंश समझ में आया होगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सब का समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश और नंद वंश के विषय में पढ़ लेंगे। तो पसंद आया होगा कि तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।